दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल आचार्य आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने युवाओं को देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे युवा, उनके लिए ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी हमारे युवाओं को लगातार बनी रहती है, जिसे कहते हैं धात बहना, धात गिरना। और ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को संभव हो सकती है, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को। ये 10-12 साल के किशोर को भी हो सकती है, 18-20 साल के युवा को भी हो सकती है, और जो प्रौढ़ अवस्था में इस समय पहुंच रहे हैं 40-50 साल की आयु के, तो उनको भी हो सकती है। अब धात कैसे गिरती है? जैसे पेशाब कर कर के वो खड़े हुए, तो उस समय भी उनका पूर्ण रूप से पेशाब से छुटकारा नहीं होता, तो वो बैठे ही रहते हैं, अथवा एक चिपचिपा सा पदार्थ पेशाब से पहले और बाद में उनकी निकलता रहता है, तो जिस कारण से उनके शरीर की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये बीमारी धीरे धीरे एक भयंकर रूप ले लेती है, जो व्यक्ति को नपुंसकता की ओर ले जाती है। तो इस नपुंसकता से हमारे युवा बचे रहे, इस धात गिरने की बीमारी से वो बचे रहे। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ आज कि आयुर्वेद का सहारा लेकर के आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। 1-2 इसमें घरेलू उपाय हैं और बहुत ही साधारण से हैं। जब आप उनको करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, बहुत ही साधारण उपाय से आप इस समस्या से बच गए हैं। 2 प्रकार की ये बीमारी है। एक वो है कि जो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से जिनको लगी है, एक वो जो लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हैं, लंबे समय हो गया, कई साल हो गए, और उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। उनकी स्थिति कैसी है? वो कहते हैं डॉक्टर साहब, जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, और जब दवाई बंद कर देते हैं तो पुनः से हमें ये बीमारी प्रारंभ हो जाती है। तो आओ, दोनों प्रकार की अवस्थाओं के लिए मैं आपको कुछ घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक औषधियाँ बताता हूँ। इसमें क्या करना है? घरेलू उपाय क्या है? व्यक्ति प्रतिदिन नहाता है, स्नान करता है, तो स्नान करते समय वो थोड़ी देर अपने नाभि प्रदेश के ऊपर ठंडे पानी की धार बांधे। ठंडा पानी लें, जब जिस पानी से वो नहा रहे हैं ना, जब धार बांधते हैं तो वो ठंडा ही हो जाता है। तो नाभि प्रदेश पर लगातार वो कुछ समय तक पानी की धार छोड़ता रहे। नाभि से नीचे का हिस्सा, जिसको हम पेड़ू कह देते हैं, 4 उंगल नीचे नाभि से, तो वो प्रदेश प्रभावित होना चाहिए पानी से। उस तरीके से वो करें। साथ के साथ ही एक आता है हमारे सभी के घरों में धनिया, मोटा धनिया आता है। हम बाज़ार से पिसा हुआ धनिया लाते हैं, लेकिन वो पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, मोटा धनिया होना चाहिए, साबुत धनिया होना चाहिए, जिसे लोग धनिया का बीज भी कह देते हैं। तो वो धनिया का जो बीज है, मोटा धनिया है, 2 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में शाम को भिगो दें। शाम को आपने धनिया को भिगोया, ढक करके उसको रख दिया, और सुबह आप उठे, आपने उसको छान लिया, धनिया को अलग किया और पानी को पी लिया। प्रतिदिन इस धनिया का खाली पेट आपको सेवन करना है। ये क्या है कि हमारे नाभि प्रदेश में होने वाली जो उष्णता है, जो गर्मी है, जिस कारण से वो धात बहना प्रारंभ हो गई थी, ये उस प्रदेश को शांति देता है, ठंडक देता है, शीतलता देता है, जिस कारण से कुछ ही समय में ये बीमारी ठीक होने लगती है। एक आयुर्वेदिक उपाय इसके लिए क्या है? चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी बहुत उत्तम कोटि की औषधि है, लेकिन इसके साथ में एक भस्मों का योग भी ऐसा है जो आपकी लंबे समय से जिन लोगों को ये बीमारी बनी हुई है, उसको ये ठीक कर सकता है। उसमें क्या क्या है? 7 प्रकार की भस्में हैं। नंबर 1, बसंत कुसुमाकर। बसंत कुसुमाकर भस्म 1 ग्राम। दूसरी भस्म अभ्रक भस्म, ये आप ले 5 ग्राम। नंबर 3, त्रिवंग भस्म, ये भी आप 5 ग्राम लें। नंबर 4, मुक्तापिष्टि। मुक्तापिष्टि भस्म भी आप 4 ग्राम लें। और आगे जो 3 भस्म आपकी है, प्रवालपिष्टि, गोदंती और अमृताशत, ये आप 10-10 ग्राम की मात्रा में लें। तो कुल मिलाकर के जो 7 प्रकार की भस्में आपकी हो गई हैं, इन भस्मों का योग बहुत उत्तम बन जाता है। और आपको किस तरीके से लेना है? केवल एक ही तरीका इसका लेने का है कि प्रातःकाल खाली पेट और सायंकाल भोजन करने से 1 घंटा पहले आपको 2 समय इसका सेवन करना है।
और 2 समय का सेवन कैसे करेंगे कि आपने इनका योग बना करके 60 पुड़िया बनाई। 60 पुड़िया आपने बनाई तो 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को, दोनों समय आपको ये शहद के साथ में लेनी है। जब आपने इसका सेवन किया तो 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी होती है परहेज। परहेज किन चीज़ों का रखना है? तो 1-2 पदार्थ ऐसे हैं जिनका हमें परहेज रखना चाहिए। सबसे पहले जो खटाई है, किसी भी प्रकार की खटाई है तो हमें उसका सेवन बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, जो कब्जकारी जो पदार्थ होते हैं, कब्ज बनाने वाले होते हैं, उनका भी सेवन हमें इस समय नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो तला भुना है और मिर्च मसाले वाला है, अत्यधिक मसाले वाला भोजन, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। और मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारे शरीर के अंदर 75% जल की मात्रा है। जब जल की मात्रा कम होने लगती है तब इस प्रकार की बीमारी के संकेत आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें पानी की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। प्रातःकाल 3-4 गिलास पानी हमें उठ करके पीना चाहिए और दिन भर हमें कम से कम 8-10 गिलास पानी तो पी ही लेना चाहिए। पानी की मात्रा अधिक होगी तो हमारे शरीर के अंदर बनने वाली जो गर्मी है वो गर्मी हमारी शांत हो जाएगी, और गर्मी शांत हो गई तो इस प्रकार की बीमारी भविष्य में कभी बनेगी भी नहीं। आओ, हमने ये जो जानकारी अभी प्रदान की है, अपने साथियों तक भी इस जानकारी को आप पहुंचाएं, शेयर करें, और आप भविष्य में इस प्रकार की बीमारी से बचें तो सावधान रहें। धन्यवाद।